ओके जी, तो आज एक्सरसाइज नंबर जो है 2.3 उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम पहले पढ़ेंगे रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकेंड क्या होता है, और रेडिकल फॉर्म कौन सी होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है। तो इन 3-4 चीज़ों को पहले सीखेंगे, क्योंकि जब तक इन चीज़ों का नहीं पता चलेगा तो तब तक हमें 2.3 और ना सिर्फ 2.4 भी बल्कि हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगी जब तक हमें ये नहीं पता होगा रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है। तो अगर तो आप लोगों को ये सब चीज़ें पता है तो आप वीडियो को आगे कर लीजिए। अदरवाइज जो है मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि कुछ मिनट ये सुन लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। तो रेडिकल्स और रेडिकेंड्स क्या होते हैं, तो एक इक्वेशन नीचे नज़र आ रही है। तो अंडर रूट के अंदर जहाँ पर ए लिखा हुआ है, जहाँ पर मेरा कर्सर है इस वक्त, यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा तो उसको रेडिकेंड कहेंगे, और ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है अंडर रूट टाइप का, इसको बोलेंगे रेडिकल। और इसके सिंबल के ऊपर एन जो छोटा सा लिखा हुआ है, इसका नाम होता है इंडेक्स। तो ये रेडिकल का सिंबल की आपको पता चल गया, रेडिकेंड कहाँ होता है वो भी आपको पता चल गया। तो मजीद रेडिकल फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि रेडिकल फॉर्म में कैसी होती है। तो इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन जो कि ऐसा होता है अंडर रूट की टाइप का, तो इज़ यूज्ड। रेडिकल फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें रेडिकल का साइन जो है वो ज़रूर इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको ये तीनों एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं, इन तीनों के अंदर साइन जो है मौजूद है, जहाँ पे इस वक्त मेरा कर्सर है। तो जिनके अंदर रेडिकल का साइन होता है उन एक्सप्रेशंस को, उन टर्म्स को या उस चीज़ को बोलेंगे हम रेडिकल फॉर्म, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जिसके अंदर रेडिकल्स के साइन की जगह जो है वो एक्सपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं। एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, किसी भी पावर को एक्सपोनेंट बोलते हैं। जैसे कि लिखा भी हुआ है यहाँ पर, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ रेडिकल्स, यानी कि एक्सपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं रेडिकल्स की जगह पे। जैसे x की पावर है 2/3, तो ये 2/3 जो है ये आपका एक्सपोनेंट कहलाएगा। इसमें रेडिकल का साइन आपको तीनों के अंदर कहीं भी नजर नहीं आ रहा। तो जिसमें रेडिकल का साइन हो उसे रेडिकल फॉर्म कहा जाता है, और जिसके अंदर रेडिकल का साइन ना हो और एक्सपोनेंट्स मौजूद हो उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है। तो अब बात कर लेते हैं रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म की, कि किस तरह से रेडिकल में अगर कोई क्वेश्चन दिया गया हो तो उसको एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करते हैं, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उसको रेडिकल में कैसे चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको फर्स्ट में नजर आ रहा है ये रेडिकल फॉर्म है बिकॉज इसके अंदर रेडिकल का सिंबल इस्तेमाल किया गया है, और सेकेंड में ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है बिकॉज इसके अंदर एक्सपोनेंट इस्तेमाल किया गया है। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जो खुद से क्रिएट करते हैं। अगर मैं x की पावर रखूं 2/3, तो अब ये एक्सपोनेंट के साथ है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। और अगर मैं इसको रेडिकल फॉर्म में तब्दील करूं तो सबसे पहले मैं रेडिकल का सिंबल डालूंगा, और सिंबल डालने के बाद x वैसे का वैसा लिख दूंगा, और जो ऊपर वाला नॉमिनेटर है उसको x की पावर बना दूंगा, और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसको मैं इंडेक्स के तौर पर रेडिकल के ऊपर लिख दूंगा। तो अब ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। एक और मिसाल देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर करूँ y की पावर 5/6, तो अब क्या करूँगा, तो सबसे पहले मैं सिंबल डालूंगा रेडिकल का, उसके बाद y वैसे का वैसा, जो नीचे वाला है 6 ये चला जाता है इंडेक्स के तौर पे बाहर, और ऊपर वाली जो पावर है या नॉमिनेटर है 5 वो y के ऊपर लिख देंगे, यानी रेडिकेंड के ऊपर लिख देंगे। तो सेम एज बिल्कुल आसान है कि किस तरह से चेंज करते हैं। अब रिवर्स अगर इसको करना सीखें तो अगर मैं रेडिकल से लेकर जाऊं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो अगर इसी सवाल को ले लेते हैं कि √6 और ये y की पावर 5 है। अब मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है, तो y वैसे का वैसा, तो जो इंडेक्स होता है वो फ्रैक्शन में नीचे आता है, तो ये नीचे 6 आ गया और 5 बच गया, 5 ऊपर जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देख लो, 1-2 बार बेशक करके देख लो। इस चीज़ को अगर आप अच्छे से समझ गए तो क्वेश्चन जो है वो नहायत आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल हमारे सामने मौजूद है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन
इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। आगे काफ़ी लंबा सवाल था तो मैंने लिखा नहीं, मैंने सोचा सिंपली बता दूंगा, आप बुक पे देख लीजिएगा। सवाल में वो यही कह रहे हैं कि जो भी क्वेश्चंस दी गए हैं आपको, उन सबको अगर वो रेडिकल फॉर्म में हैं तो उनको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो रेडिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। मिसाल के तौर पे पहला जो सवाल है ये रेडिकल फॉर्म के अंदर है, इसको मैंने बदलना होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलने के लिए -64 वैसे का वैसे लिख देंगे हम, ठीक है। ये डाली ब्रैकेट, और फ्रैक्शन में नीचे जो होता है वो इंडेक्स आता है, तो इंडेक्स यानी कि यहाँ वाली रकम जो होती है वो हमेशा नीचे आती है। तो ऊपर 64 की पावर आनी थी, पावर कुछ भी नहीं है, तो दैट मीन के यहाँ पे क्या आ जाएगा, जहाँ कुछ नहीं होता 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 1/3। अब ये रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो चुका, और यही हमारा जो है वो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलूँ तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मौजूद है, इसको रेडिकल में बदलना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रेडिकल का साइन डालूंगा, साइन डालने के बाद 2 इसके अंदर लिख लूँगा, 5 जो है वो चला जाएगा ऊपर, बाकी बचा 3 आ जाएगी, इसकी पावर बन जाएगी, ठीक है। तो ये अब जो है कन्वर्ट हो गया रेडिकल फॉर्म में, तो ये भी हमारा सोल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलें हम, तो इसमें भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेडिकल में बदलना है। तो सबसे पहले आप रेडिकल का साइन डालेंगे, उसके अंदर -7 लिखेंगे, ठीक है। 3 जो है वो चला जाता है यहाँ, और 1 लिखते नहीं है, तो ये ऐसे ही इसका आंसर बन जाएगा। लास्ट पार्ट की तरफ चलें तो लास्ट पार्ट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसको लिखेंगे पहले रेडिकल में बदलने के लिए रेडिकल का साइन डाला, साइन डालने के बाद जो है अंदर y लिखा, और -2 और 3 आ जाएगा इधर, यानी कि जो नीचे होती है वो बाहर जाती है, बाकी जो बच जाती है वो पावर बन जाती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बस यही चीज़ है, बाकी सब अब आसान लगेगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, टेल विदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जितनी भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, हमने ये बताना है कि वो सही हैं या गलत हैं, ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो पहली स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, 5 की पावर 1/5 है, और सेकंड में रेडिकल 5 है। तो इसको हम क्या करेंगे, इनको ये ट्रू है या फॉल्स है चेक करने के लिए इसके एक एंड को सॉल्व करके देख लेंगे। अगर वो इन दी एंड बराबर आ गया तो ट्रू है, अदरवाइज वो फॉल्स है। तो करके देखते हैं। 5 की पावर आ गया 1/5, और इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो क्या बन जाएगा, 5 की पावर आ गया 1/2, ठीक है। 2 कैसे आया, जिसके यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, तो इट्स मीन कि वहाँ क्या होता है, 2 होता है। ये बात याद रखिएगा कि जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ 2 होता है। क्यों 2 होता है, बिकॉज स्क्वायर रूट ये जो सिंबल होता है ये 1/2 के इक्वल होता है, दैट मीन कि ये इसके इक्वल होता है। खैर एनीवे, ये आगे जाके इस तरह की सिचुएशन आएगी जहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अभी हम इन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि क्या ये एक दूसरे के बराबर हैं, बिल्कुल नहीं बराबर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि इधर जो है वो 5 की पावर 1/5 है, इधर जो है वो 1/2 है, तो दैट मीन कि एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर मैं देखूं तो एक एंड पकड़ के सॉल्व करते हैं, तो ये वैसे का वैसा रहने देते हैं, ठीक है। दूसरे पार्ट को जो है, इसके राइट हैंड साइड को जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करके देख लेते हैं। तो अगर मैं 4 वैसे का वैसा रहने दिया, और ये 1/3 एक्सपोनेंशियल में चेंज हो गया, इसको मज़ीद सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, और ये हो गया हमारा 1/3, और इसको मज़ीद सॉल्व करूं तो 2 ये जो 2 है इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2/3। तो इधर भी जो है वो क्या है 2/3 है, और इधर जो है वो भी 2/3 है, और बेस जो है दोनों की 2 है, तो दैट मीन के ये स्टेटमेंट क्या हुई, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई कि ये बिल्कुल ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है ये दोनों ही रेडिकल में है, तो इट मीन के ये बराबर नहीं है। थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। अगर इस हिस्से को सॉल्व करें तो ये 7 की पावर 2 हो गया, और ये वैसे का वैसा, ठीक है। और इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलें तो ये 7 की पावर हो जाएगा 2/2, और ये हो जाएगा 7 की पावर 1/2। तो यहाँ पर 2 कैसे आया, क्योंकि इधर कुछ नहीं होता तो 2 होता है, तो ये 2 से कट गया, तो यहाँ आ गया 7, और यहाँ पे आ गया 7 की पावर 1/2। तो दैट मीन के ये जो है फॉल्स है, ये स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है। ओके जी, तो फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो
इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाएगा x की पावर 27 डिवाइड बाय 3 और इधर आ जाएगा x की पावर 3। इसको मज़ीद सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 3 9 27, तो ये हो जाएगा 9 और ये आ जाएगा x की पावर 3। तो अभी जो है ये मोर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो हमें पता चल गया कि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी क्या कहलाएगी, ये भी फॉल्स कहलाएगी। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। मतलब ये कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जितनी भी रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं उन सबको सिंप्लीफाई कर दो। तो सिंप्लीफाई को थोड़ा सा समझना होगा कि सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है। सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन को सोल्व किया जा सकता है तो उसको सोल्व करने के बाद एक ऐसी हालत के अंदर ले जाओ जहाँ पे वो मज़ीद सोल्व ना हो सके, और उस हालत को तक पहुँचने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं सिंप्लीफाई। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसको सोल्व किया जा सकता है तो इसको मैं सोल्व करके आंसर तक लेकर जाऊँगा और वो आंसर जो होगा, आंसर तक पहुँचने में जो प्रोसेस होगा वो सिंप्लीफाई होगा। तो आई होप सिंप्लीफाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, तमाम रेडिकल्स एक्सप्रेशंस को जो है मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर बदल लेता हूं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। और यहाँ पर एक बात और भी बता दूं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर समझाऊं ताकि आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को मैथ जो है वो समझने में आसानी हो। तो ये सवालात जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इनमें स्टेप्स मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा डालूँ ताकि आप लोगों को, ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे ओबियसली इसको सुनने वाले जिनको मैथ समझना थोड़ा सा मुश्किल लगता है या जिनको मैथ से नफरत है लेकिन मजबूरी में पढ़ना पड़ता है, तो उन लोगों को ये समझ में आए और उनके लिए भी ये सब्जेक्ट जो है इंटरेस्टिंग बने। तो दैट्स वाई कि मैं इधर थोड़े एक्स्ट्रा स्टेप्स डालूंगा जो कि पेनफुल होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये सब चीज़ें आती हैं। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात खत्म करते हुए तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे तो -125 वैसे का वैसा, और मैं यहाँ पर लिख लूँगा 1 डिवाइड बाय 3। तो लो जी ये बदल गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब 125 की अगर फैक्टराइजेशन करूँ तो मैं क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 5। कैसे, अगर मैं 125 लिखूँ और यहाँ पे 5 लिखूँ तो 5 to the 10 और 5 5 the 25, उसके बाद 5 5 the 25 और 5 1 the 5। तो 5 को अगर 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 125 आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ, -5 की पावर आ गई 3। क्यों? क्योंकि -5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो -125 आ जाएगा, और ऊपर वाला जो है 1 डिवाइड बाय 3 वैसे का वैसा, यानी ये जो है ये वैसे का वैसा आ गया। अब जो है, अब क्या करेंगे हम, अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा ऑब्वियसली, ऊपर नीचे है, तो बाकी बच क्या जाएगा हमारे पास -5, और यही -5 जो है हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि -5 को मज़ीद सॉल्व नहीं किया जा सकता। दैट मीन कि सिंप्लीफाई हो चुका है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील कर लूँगा। तो ये बन जाएगा 32 और इसकी पावर आ जाएगी 1 डिवाइड बाय 4। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन कर लूँगा 32 की। तो करके देखते हैं। ये 32 हो गया और ये 2 के टेबल पे जा रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाता है। तो इट्स मीन के मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 4, यानी कि ये 2 की पावर आ गई, और ये जो इसका एक्सपोनेंट था ऊपर से नीचे आ रहा था 1 डिवाइड बाय 4, ये वाला वैसे का वैसा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक नई चीज़ होगी जो कि कुछ स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता चलेगा उनके लिए नया होगा, और जिनको समझ में आ जाएगी तो इट्स मीन उनको ये चीज़ पता है। मैं क्वेश्चन पहले सॉल्व कर दूंगा ताकि जिनको ये स्टेप समझ में आ जाएगा वो वीडियो को आगे करके अगला क्वेश्चन शुरू कर देंगे, और जिनको ये नहीं आएगा तो क्वेश्चन ख़त्म करने के बाद मैं बता दूंगा कि ये जो स्टेप अभी मैंने किया है कि ये कैसे सॉल्व किया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 डिवाइड बाय 5 की पावर 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 4,
और इसके बाद मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 डिवाइड बाय 4। तो अब जो है ये 4 4 से कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 1। और इसको अगर मैं रेडिकल फॉर्म में लिखूँगा तो ऐसे रेडिकल आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा और ये 4 इंडेक्स बन जाएगा और ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ओके जी, तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने वो स्टेप कैसे किया था। तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ 5 और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 + 3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 + 4, या फिर मैं लिख लूँ यहाँ पर 9 तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 + 1, इसको मैं 5 + 4, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 6 + 3, या फिर इसको लिख सकता हूँ कुछ भी, यानी कि इसको किसी भी तरह मैं 9 को 2 हिस्सों में यानी कि 2 हिस्सों में तब्दील कर सकता हूँ, जिनको प्लस करे तो दोबारा 9 बन जाएंगे। तो इसका आंसर भी 9 होगा, इसका आंसर भी 9 होगा और इसका आंसर भी 9 होगा। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब देखिएगा आप, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5 डिवाइड बाय 3 तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 डिवाइड बाय 3 + 1 डिवाइड बाय 3। तो सिर्फ आपने इन दो को फॉलो करना है कि ऊपर वाले जो हैं उनको ऐड करें तो हमारे पास ये वाला आंसर आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन या सिचुएशन आप अपनी मर्ज़ी से जो है इसको तोड़ सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक और बार मैं किसी और तरह से इस बात को समझाता हूँ। अगर मैं 9 डिवाइड बाय 6 लिख दूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 डिवाइड बाय 6 प्लस, और यहाँ पे लिख दूंगा 3 डिवाइड बाय 6, बिकॉज 6 और 3 आपस में ऐड करेंगे तो 9 बन जाएगा। अच्छा, करके भी देख लेते हैं। कुछ लोग कह रहे होंगे पता नहीं आता भी है ऐसा या नहीं आता। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 ये नीचे एलसीएम आ जाएगा और अगर ये दोनों एक जैसे हों तो ऊपर आ जाएगा 6 + 3 और ये आ जाएगा 9 डिवाइड बाय 6। तो आप देख लीजिए कि वही आंसर जो है हमारा आया है। तो इट्स मीन कि ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं 9 डिवाइड बाय 4 लिख दूं तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ 5 डिवाइड बाय 4 प्लस 4 डिवाइड बाय 4, बिकॉज 5 और 4 जो होता है वो 9 होता है। तो इस तरह हम इनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन को। ठीक है, तो अब मैं वही सवाल क्वेश्चन नंबर जो था आपका 2 उसको मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ कि उसमें मैंने कैसे किया था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। इसको अगर जल्दी से सॉल्व कर दूं तो हमने किया था 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 4, और इसको मैं कर सकता हूं 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 4। क्यों 4 डिवाइड बाय 4 किया? ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए, बाकी बच जाएगा, मल्टीप्लाई ज़रूर डालने, बाकी बच जाएगा 1 डिवाइड बाय 4। और इसको जो है मैंने ऐसे करके ऐसे कर दिया था, 2 अंदर आ जाएगा, 4 यहाँ, और ये आंसर। तो आप देख लें कि 3 स्टेप के अंदर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्टेप का इशू नहीं है। अगर आप लोग अच्छी तरह एक्सपर्ट हो गए हैं तो आप लोग कुछ स्टेप्स स्किप कर सकते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं एज अ टीचर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और मैं नहीं जानता कि मुझसे पढ़ने वाले किस लेवल पे हैं मैथ के अंदर। दैट्स वाई कि मैं सारे स्टेप्स जो है वो शामिल करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो इसमें आई होप समझ में आ गई होगी कि 5 डिवाइड बाय 4 था, इसको मैंने ऐसे भी कर सकता था 3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर आ गई 2 डिवाइड बाय 4, बट इससे हासिल कुछ नहीं होना था। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 डिवाइड बाय 4 किया ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए। तो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उसके इक्वल रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपल बच जाएगा और इन द एंड हमारे पास आंसर जो है वो ऐसे आ जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बाकी क्वेश्चन मैं करूँगा तो आप लोग ये चीज़ मैं अब नहीं बताऊँगा, आप लोग खुद से ही देख के समझ जाइएगा। ओके जी, तो पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं इस क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करते हैं। तो यहाँ पे डालिए ब्रैकेट, अंदर लिखा 3 डिवाइड बाय 32 और इसकी जो
एक्सपोनेंट बन जाएगा 1 डिवाइड बाय 5 बन जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल में तब्दील हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 3 वैसे का वैसा रहेगा। बल्कि ऐसा कर लेते हैं, ये जो 1 डिवाइड बाय 5 है ये इसका भी है पावर और 32 का भी है। तो मैं इन दोनों को अलग अलग करके लिख लेता हूँ ताकि मसले जो हैं वो थोड़े कम आप लोगों को महसूस हों। तो 3 की पावर आ गई 1 डिवाइड बाय 5, इधर जो है मैं 32 की पावर कर देता हूँ 1 डिवाइड बाय 5। तो ऑब्वियसली यहाँ तक मसला नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि दोनों की पावर थी तो अलग अलग करके मैंने लिख लिया। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 की पावर आ गया 1 डिवाइड बाय 5 और नीचे 32 की फैक्टराइजेशन करेंगे पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने करके दिखाई थी, तो आ जाएगा 2 की पावर 5। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 2 की पावर 5 और ये इसकी पावर आ गई साथ में 1 डिवाइड बाय 5, ये वाली, अगर आप लोगों को कुछ को समझ में ना आ रही हो। ठीक है, तो इससे आगे कैसे होगा, इससे आगे बताऊं तो बिल्कुल आसान है। 5 से कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 3 की पावर 1 डिवाइड बाय 5 और यहाँ पे बच जाएगा 2। अब आंसर जो है हमने रेडिकल फॉर्म में शो करना है, तो मैं ऊपर वाले हिस्से को रेडिकल फॉर्म में शो करूँगा। तो ये बन जाएगा 3 अंदर, 5 जो है इंडेक्स की जगह पे आ जाएगा, यानी इंडेक्स बन जाएगा और नीचे आ जाएगा 2। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके जी, तो पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम -8 डिवाइड बाय 27 और यहाँ पे इसकी पावर आ जाएगी 1 डिवाइड बाय 3। उसके बाद क्या करेंगे, इसको अलग अलग करके लिख लो जैसे पिछले क्वेश्चंस में। अगर मैं डायरेक्ट करूं तो आई थिंक सवाल जो है छोटा हो जाएगा। जैसे 8 है, 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, यानी 2 की पावर 3। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएंगे तो 3 की पावर 3 आ जाएगी क्योंकि 3 3 दा 9, 9 3 दा 27। आप करके देख लीजिएगा। उसके बाद अब इसको मैं अलग अलग करूं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 3, क्योंकि ये फ्रैक्शन पिछले क्वेश्चन की तरह 8 के साथ भी है और 8 के साथ भी है और 27 के साथ भी है। तो करके देखते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 बाय 3 आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 बाय 3 आ गया। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं करूँ तो 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, पीछे बच गया हमारा -2 डिवाइड बाय 3 और ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज जो है ख़त्म हो गई। ये एक्सरसाइज देखने में तो बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने ये मेरी सारी वीडियो देखी है उनके लिए 2.4 नहायत आसान हो जाएगी और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर जो है आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।